हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पेपर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पी वाई क्यूज सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट 1 है ये। तो विथ एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें एमसीक्यूज कवर करे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग फ्रस्ट्रेटेड कॉपिंग वाइटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। Second, multiple transaction by one credit card. Third, conversion of the debit card into credit card and excessive charge for online service. तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग फ्रस्ट्रेटेड कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन किस तरह से है मैं आपको समझाती हूँ कि ATM कार्ड स्कीमिंग इज मेथड यूज्ड बाय क्रिमिनल टू कैप्चर डेटा फ्रॉम मैग्नेटिक टिप्स ऑन द बैक ऑफ द ATM कार्ड. These devices are smaller than the deck of the card and often faster in close proximity to over by the top of the ATM's factory installed card reader. Pin capturing refer to the method to strategically attaching cameras and various other image device to ATMs in order to fraudulently capture the ATM users पिन। तो किस तरह से वो करता है, आपने बहुत सारे वीडियोस भी इंटरनेट पर देखे होंगे कि यहाँ पे वो पर्टिकुलर पर्सन हम जब अपना कार्ड अपना जहाँ पे डालते हैं वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक किस तरह से वो चिट या फिर कुछ फंसा देता है ताकि उनको हमारा पिन शो हो जाए और वो हमारे पिन के थ्रू हमारा ATM कार्ड को वो ब्लॉक कर सकता है या फिर उसको हैक कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नॉर्मल था, लेकिन उसमें थोड़ा आपको समझना है कि आजकल जो फ्रॉडस्टर है वो किस तरह से कॉपी करते हैं क्रेडिट कार्ड से इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए बैंक कौन कौन से रिस्क को इंक्लूड कर रहा है? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। ठीक है, 3 ऑप्शंस हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। 1 A and C, सेकंड है A and B, थर्ड है B and C ओनली एंड A, B and C ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर है A, B and C। फोर्थ A, B and C तीनों को वो कंसिडर करेगा। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी ऑफ द बैंक इज टाइटली रेगुलेट वर्ल्ड वाइड इन ऑर्डर टू बेटर इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड ग्लोबल इकोनॉमी एंड प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर द डिपॉजिटर्स। ठीक है, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डिपॉजिटर्स को। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है बैंक को। द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज़ कैलकुलेटेड बाय, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, आपको फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और आपको मैचिंग द क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चंस में वो पूछ सकता है। तो बाय डिवाइडिंग अ बैंक्स कैपिटल बाय इट्स रिस्क वेटेड असेट, तो हम इस तरह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। करंटली द मिनिमम रेशियो ऑफ कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट इज 8% under Basel II and 10.5% which include 2.5% conservation buffer under the Basel III। तो Basel II में कहाँ कितना बोला है 8% एंड Basel III में बोला है 10.5%। 10.5% सबको पता होगा, लेकिन जो 2.5 इस तरह से कुछ अलग असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंजर्वेशन बफर में कितना परसेंटेज रखा गया है। देयर आर 4 प्राइमरी मेथड टू असेसिंग अ बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी। 4 तरीके से कर सकते हैं बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। कैपिटल एडिक्वेसी के फॉर्म में टायर 1 लीवरेज रेशियो, इकोनॉमिक कैपिटल मेजर एंड लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने जैसी ही है, पर हम अभी MCQs कवर कर रहे हैं तो हम इतना डिटेल में नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इसका अलग वीडियो बना दूंगी और आपको समझा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, identifying on which of the 3 mutually and reinforcing pillar Basel III capital regulation are based। ठीक है, फर्स्ट मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड, सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, credit risk management, market discipline and management control. Choose the most appropriate answer from the options given below, A, C, A,
डी। कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो आंसर है थर्ड का 2, ए बी एंड डी ओनली। ठीक है, तो किस तरह से उसका आंसर करेक्ट करेंगे? तो फर्स्ट मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, फिर सुपरवाइजर रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, एंड डी मार्केट डिसिप्लिन को भी कवर करना है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल उसमें कवर होगा नहीं। बेजल 3 के बारे में हम कुछ जानते हैं, या बेजल्स कमिटी, बेजल नॉर्म्स क्या है, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। व्हाट इज़ द बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न? बेजल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न BCBS, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। BCBS का फुल फॉर्म इज़ द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑन ऑफ बैंक्स। बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए BCBS बनाया गया है, एंड प्रोवाइड अ फोरम फॉर रेगुलेट कोऑपरेशन और बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर फॉर दी सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये सभी बैंकों के लिए नहीं है, सेंट्रल बैंक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए BCBS को बनाया गया है। सेंट्रल बैंक्स अपने अंडर के सभी बैंक्स को वो रेगुलेशन फुलफिल करने के लिए कहेगी। इट वॉज इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल बैंक गवर्न ऑफ द ग्रुप ऑफ द 10 कंट्रीज इन 1974। आजकल इस तरह से स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जब बेजल कमेटी बनी थी तो अब कितनी कंट्रीज़ थी? तो 10 कंट्रीज़ थी 1974 में जब बनाया गया था तब। The committee expanded its membership in 2009 and then again in 2014. The BCBS now has 45 members from 28 judiciary, constituting the central banks and authorities with the responsibility of the banking regulation. It provide a forum for regulate cooperation on banking supervisory matters. कौन कौन से ये रेगुलर करेगा कि बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स को? Its objective is to enhance understanding of key supervisory issue and improve the quality of the banking supervision worldwide quality maintain करनी है बैंकिंग सुपरविजन को। Why these norms? क्यों आए ये नॉर्म्स, क्यों ज़रूरी थे? बैंक्स लैंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स एंड ईच कैरिट्स ऑन रिस्क। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर है, उसके अलग अलग अपने अपने खुद के रिस्क है। दे लैंड द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक एज वेल एज द मनी राइज फ्रॉम द मार्केट, दैट इज इक्विटी एंड डेट। दिस एक्सपोज द बैंक टू वेराइटी ऑफ द risk of default, and its result they fall at a time. Therefore, bank have to keep aside certain percentage of capital as a security against the risk of the non-recovery. ठीक है, कि बैंक के खुद के पास कुछ परसेंटेज एज अ रिस्क मेंटेनेंस के लिए होने चाहिए, जिसकी वजह से वो बैंक करप्ट ना हो जाए। The Basel Committee has produced norms called Basel norms banking to tackle this risk. Why this name बेजल? इसका नाम बेजल के नाम बेजल ही क्यों रखा? तो बेजल इज़ अ सिटी इन स्विट्ज़रलैंड जहाँ पे उसका मीटिंग हुई थी, इसके लिए उसको बेजल नॉर्म कहा जाता है। बेजल मेनली उसका नाम रखा गया। द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS का भी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, which foster cooperation among central bank with the common goal of the financial stability of common standards of banking regulation, कि सबको एक कॉमन स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं बैंकिंग से रिलेटेड। इट वाज फाउंड इन 1930। कब हुआ था? 1930 में एक स्विट्ज़रलैंड में कमिटी बैठी थी और उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि कॉमन स्टैंडर्ड बैंकिंग में फॉलो हो। ठीक है, इसमें तीनों बेजल के बारे में भी मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड करा है, तो वो भी हम देख लेते हैं। बेजल 1 इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1988, ईयर याद रखना है 1988। इस फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। बेजल 1 में क्रेडिट रिस्क पर कवर करा गया है। क्रेडिट रिस्क इज पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द बोरोवर्स फेलियर टू रीपे a loan or meet contractual obligations. Traditionally it refer to the risk that is lender may not receive the own principal and interest. जब उसको खुद के ही पैसे नहीं मिल रहे हैं लेंडर को, तब वो उसको क्रेडिट रिस्क अराइज हो रहा है। तो डिफाइन कैपिटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क वेटेड ऑफ द बैंक। तो उसको कितना रिस्क रहेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उसके लिए उनको मेंटेन करना है रिस्क वेटेड एसेट जो 8% फिक्स है। रिस्क वेटेड एसेट मीन्स एसेट विथ डिफरेंट रिस्क प्रोफाइल। जो बैंक के पास पर्टिकुलर डिफरेंट पर्सन अपने अपने एंड से जो लोन वगैरह ले रहे हैं, तो उसके लिए
जो उन्होंने कोलेटरल सिक्योरिटीज़ वगैरह जो रखी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग उसको कितना रिस्क रह रहा है वो रिस्क वेटेड एसेट में हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल, एन एसेट बैक्ड बाय द कोलेटरल वुड कैरी लेसर रिस्क एज कम्पेयर टू द पर्सनल लोन. जिसने पर्सनल लोन ली है उसकी रिस्क वेटेड एज़ कम्पेयर टू जिसने कोलेटरल सिक्योरिटी कुछ रखी है वो ज़्यादा होगी, तो उसके अकॉर्डिंग रिस्क वेटेड एसेट उसका काउंट करना रहेगा. इंडिया अडॉप्ट बेसल 1 गाइडलाइन इन 1999. तो ये भी ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें 1988 में आया, क्रेडिट रिस्क के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8% मेंटेन करना है, और इंडिया ने 1999 में उसको अडॉप्ट करा. बेसल 2 कब आया? इन 2004 में. कुछ ना कुछ बेसल 1 की कमियाँ होगी, उसकी वजह से वो आया. गाइडलाइन पब्लिश बाय BCBS. बेसल 1 की कुछ कमियों की वजह से आया. बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर विच इज़ द कमिटी कॉल्स इट्स पिलर. ठीक है, 3 पिलर उनको बना गए हैं. नेक्स्ट जो पेज है उसमें मैंने उसको कवर पे करा है. 3 कौन सी चीज़ें हैं मेन? तो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, जहाँ पे बोला है 8% रिस्क एसेट मेंटेन करना है. सुपरवाइजरी रिव्यू, जहाँ पे बोला है कि बैंक्स वेर नीडेड टू डेवलप एंड यूज़ द बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स to monitor and managing all 3 types of risk that our banks faces, that is credit, market and operational risk. तीनों रिस्क को प्रॉपरली सुपरवाइज कर पाए इस तरह से टेक्निक उनको डेवलप करनी है. एंड मार्केट डिसिप्लिन में बोला है कि दिस नीड इंक्रीज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. बैंक नीड टू मैंडेटरीली डिस्क्लोज दैट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में और रिस्क एक्सपोजर एक्सेट्रा टू द सेंट्रल बैंक. मार्केट डिसिप्लिन उनको मेंटेन करना है, जिसमें उनको ये दो चीज़ें उनको दिखानी है इनके बैलेंस शीट में. बेसल 2 नॉर्म्स इन इंडिया ओवरसी आर येट टू बी फुल इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडियन फॉलो दिस नॉर्म्स. इंडिया उसको फॉलो कर रहा है. और बेसल 3 कब आया? 2010 में आया. एंड दिस गाइडलाइन वाज इंट्रोड्यूस इन रिस्पॉन्ड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई वर्ल्ड वाइड में, उसकी वजह से बेसल 3 की रिक्वायरमेंट हुई, जहाँ पे उन्होंने बोला कि नीड टू फेल द फर्दर स्ट्रेंथन दिस सिस्टम ऑफ बैंक इन डेवलप द इकोनॉमीज वेर अंडर कैपिटलाइज, ओवर लिवरेज एंड हैड अ ग्रेटर रिलायंस इन ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग. शॉर्ट टर्म फंडिंग में जो सबसे ज़्यादा रिलायंस, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रहती है उसको फाइंड आउट करनी है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा फंड आ रहा है, उसकी वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को स्ट्रेंथन करना है. इट वॉज ऑल्सो फेल्ड दैट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैपिटल अंडर बेसल 2 वेर डीम्ड अनसफिशिएंट टू कंटेन एनी फर्दर रिस्क. द गाइडलाइंस एम टू प्रमोट मोर रियलिस्टिक बैंक सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन 4 वाइटल बैंकिंग पैरामीटर, जैसे कि कैपिटल है, लिवरेज है, फंडिंग्स एंड लिक्विडिटी. इन सभी चीज़ों का उनको ध्यान रखना है. ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये जो पिलर है वो हमें एज इट इज़ याद रखने हैं कि पिलर 1 में एनहांस मिनिमम कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट की बात करी है. पिलर 2 में एनहांस सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस फॉर फर्म वाइड रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्लानिंग की बात करी है. एंड पिलर 3 में एनहांस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन की बात करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का. क्रेडिट फ्लोज to agriculture and SME small medium enterprise sector have increased in recent year. एक assertion लिया गया है कि एक स्टेटमेंट है, और इसका रीज़न बताया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रेजुअली रिलैक्स वेरियस कंट्रोल इज क्रेडिट मार्केट. तो वो रिलेवेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग उसने एक्सप्लेन प्रॉपरली करा है नहीं है. तो A and R both are correct and R is the right explanation of A. A and R both are correct, but R is not the right explanation of A. Third option है A is correct but R is incorrect, and fourth है A and R both are incorrect. तो इसका right answer है A and R both are correct and R is the right explanation of A. कि दोनों रिसेंट ईयर में एग्रीकल्चर एंड SME सेक्टर्स एनहांस हुआ है क्रेडिट फ्लो, क्योंकि RBI ने बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा है. ठीक है, SME का जो ग्रोथ है वो बड़ा है. क्यों? कि उनके पास बोला है कि 5,000 नंबर्स ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया रैंकिंग एज द थर्ड ग्लोबली. 29 ईयर्स हो गए हैं, विल बी नियरली थर्ड ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स बाय 2020 विद द एवरेज एज ऑफ 29. 400 मिलियन पीपल है यूजिंग इंटरनेट इन इंडिया टुडे. 220 मिलियन नंबर ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, एंड जिसकी वजह से क्या हुआ है 40% ऑफ वर्कफोर्स
employed by the SME। ठीक है, इस ये जो दो स्टेटमेंट है, उन दो स्टेटमेंट को बना के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे क्या असर्शन बना दे और रीजनिंग में बोले कि इसकी वजह से एसएमई में एनहांसमेंट हुई, एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट हुई है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो आपको इस तरह की चीज़ों के लिए भी आपको रेडी रहना है। और एक चीज़, एग्रीकल्चर की बात आई तो नाबार्ड को हम नहीं भूल सकते, तो नाबार्ड के लिए भी मैंने इसमें ऐड करा है। नाबार्ड इज़ द डेवलपमेंट बैंक फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। It is the apex banking institution to provide finance for agriculture and rural development. Its headquarters located in Mumbai. It is responsible for the development of small industry, cottage industry, and any other such villages or rural project. It is statutory body established in 1982 में आई under the Parliamentary Act। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। एक्ट 1981 है, लेकिन वो इस्टेब्लिश हुआ 1982 में, तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट मैंने एक चीज़ कवर करी है, इंडस्ट्री एसएमई और ये सब बातें आई, तो एक सिक इंडस्ट्री तो हमें जाननी ही चाहिए। सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985 का बाय 1985 सिका was an Indian law enacted to detect unavailable sick companies that could pose systematic financial risk। जो फाइनेंशियल रिस्क क्राइसिस से फेस कर रही है इस तरह से कंपनी से, उसको हम सिक इंडस्ट्री बोल रहे हैं, बीमार इंडस्ट्री इस तरह से। सिका वॉज रिपील एंड रिप्लेस इन 2003। 1985 में सिका आया, लेकिन सिक इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट आई, लेकिन 2003 में उसको रिपील बदल दिया गया विथ द सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज रिपील एक्ट 2003 से, विच वाटर डाउन सम एस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल एक्ट एंड फिक्स सम प्रॉब्लमेटिक फैक्टर्स, जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस डाले गए हैं जो 1985 के इसमें एक्ट में नहीं थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू NBFC इन इंडिया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड कौन सी बात इसमें से सही नहीं है। तो फर्स्ट, ऑल NBFC शुड बी रजिस्टर्ड विथ RBI। NBFCs cannot accept demand deposit. NBFC do not form part of the payment and settlement system and cannot issue check drawn on itself. And D है deposit insurance facility of deposit insurance and credit guarantee corporation is not available to depositors of the NBFCs। तो करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, ABCND चारों की चारों चीज़ें बताई गई है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स है कि ऑल NBFC शुड बी रजिस्टर्ड विथ RBI। NBFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। NBFC do not form part of the payment and settlement system, cannot issue, वो चेक इशू नहीं कर सकते। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन इज़ नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स टू NBFC। सब चीज़ें इसके लिए राइट है। NBFC के बारे में और जानते हैं कि NBFC स्टैंड फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉपरेशन और कंपनी। ठीक है, एज पर द सेक्शन 451C सेक्शन भी पूछ सकते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है। RBI एक्ट, नॉन बैंकिंग कंपनी दैट कैरी द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉपरेशन ऑफ NBFC। What is NBFC? NBFC is a company that is registered under the Companies Act 1956 and involved in the lending business, hire purchase, leasing, insurance business, receiving deposit, in some cases chit fund stocks and share acquisition, etc. The function of NBFC are managed by both the Ministry of Corporate Affairs and RBI। तो ये भी चीज़ एक ध्यान रखनी है कि NBFC को दोनों के द्वारा मैनेज करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विच डू नॉट नीड अ NBFC लाइसेंस, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको NBFC की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जिनको नीड आइदर द NBFC रजिस्ट्रेशन और दी NBFC रेगुलेशन ऑफ RBI। इंश्योरेंस इसमें कवर होता है, इंश्योरेंस कंपनीज विच आर रेगुलेटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDA, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विच आर रेगुलेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक,
stock broking companies which are regulated by Security and Exchange Board of India, merchant banking companies which are regulated by Security and Exchange Board of India, म्यूचुअल फंड जिसको कवर करा जाता है सेबी के ही द्वारा, वेंचर कैपिटल है जो वही फिर से सेबी के द्वारा, कंपनीज दैट रन कलेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम विच आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, चिट फंड जो कवर करती है स्टेट गवर्नमेंट, एंड निधि कंपनीज जिसको कवर करा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें मैंने कवर करी है, तो आई होप सो ये आपको हेल्पफुल रहेंगी। फिर नेक्स्ट है arrange the following initiative taken by the government of India to tackle the non-performing asset in the ascending order और दी ऑर्डर ऑफ द क्रोनोलॉजी। नॉन परफॉर्मिंग असेट को एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको हमें कवर करना है, ये कौन सबसे पहले आई थी। ठीक है, इस तरह से तो इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, कंपनी सेटलमेंट, थर्ड है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, एंड ई है सरफाइसी है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम कवर करेंगे, तो इसका सही आंसर है ए, सी, डी, ए, बी एंड ई। तो फर्स्ट आया होगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, फिर सेकंड है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, फिर है डेट रिकवरी रिस्ट्रक्चरिंग, फिर है बी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट, एंड लास्ट है सरफाइसी एक्ट। तो इसके सभी चीज़ों को भी अलग से मैंने इन डिटेल इसमें कवर करा है, तो एक एक करके समझ रहे। पहले तो नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या है वो हम समझते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असेट इज़ अ लोन ऑन एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। जब बैंक को 90 डेज तक रुपीज़ नहीं मिल रहे हैं, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है या उसका प्रॉपरली प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो NPA हो गया है। दिस आर नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मनी एडवांस बाय बैंक टू देयर क्लाइंट एंड टर्न बैड। इट क्रिएट फियर इन बैंकिंग सेक्टर एज इट इज़ हार्मफुल टू द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द बैंक। NPA shall be any loan or any advance given by bank wherein in respect of the term loan an installment of principal amount remain overdue for a period of more than 90 days। नॉर्म्स कौन से हैं, कौन सी तीन चीज़ों में उसको बाइफरकेट करा गया है, क्लासिफिकेशन करा गया है, वो देखते हैं। फर्स्ट है सबस्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट एंड लॉस असेट। सबस्टैंडर्ड असेट इज़ वन विच हैज़ रिमेन NPA फॉर पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ। उस तरह के जो 12 महीने से कम के समय के लिए उसका पेमेंट नहीं आया है, उसको हम बोलेंगे, उसको कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, सबस्टैंडर्ड असेट की। फिर नेक्स्ट है डाउटफुल असेट, उसको हम डालेंगे जब उसका टाइम 12 मंथ से ज़्यादा हो गया होगा, 12 मंथ हो गया होगा। एंड थर्ड है लॉस असेट, जिसको वन वेयर लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाई बाय द बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। जब कौन करेगा उसको लॉस असेट डिक्लेयर, कि बैंक है खुद या उसका इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्पेक्टर और ऑडिटर और द RBI इंस्पेक्शन एज ए नॉन रिकवरेबल एंड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज़ लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग। उसके अगर 10% से भी कम उसकी रिकवरी हुई है तो हम उसको लॉस असेट की तरह कंसीडर कर लेंगे। एक एक करके जो इसके ऑप्शंस थे वो हम देखेंगे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कब आया, 1993 में। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वेर इस्टेब्लिश टू फैसिलिटेट द डेट रिकवरी इन्वॉल्विंग बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद देयर कस्टमर। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय DRT इज लाइड बिफोर द डेट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल। DRT से पहले उसकी अपील कहाँ जाएगी, DRAT के पास। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो भी हमें ध्यान रखने हैं कि उसकी अपील कहाँ पहले जाएगी, DRAT, डेट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल। थ्रू द DRTs have made impact on the recovery front. Inadequate infrastructure coupled with insufficient number of DRTs has made them incompetent to handle the rising volume of the dispute. डिस्प्यूट ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन DRTs हमारी कंट्री में कम है, इसकी वजह से रिकवरी का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। फिर है सरफाइसी एक्ट 2002।
पहले तो इसका नाम भी याद रखना है, सिक्योरिटीज़ एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी एक्ट 2002 इज लेजिस्लेशन दैट हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर असेट क्वालिटी इन मल्टीपल वेज। तो और कौन सी चीज़ इसमें कवर करनी है? द एक्ट प्रोवाइड 3 मेथड ऑफ रिकवरिंग एनपीएस। तो किस किस तरह से कवर कर सकते हैं? फर्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकन्स्ट्रक्शन, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द इन्वेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, खुद वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको सेटल कर दे, तो वो भी इस एक्ट में बताया गया है। द सिक्योरिटाइजेशन, असेट रिकन्स्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ये चीज़ भी इसमें कवर करनी है। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग 2005। It is the reorganization of the company's outstanding debt, often achieved by the reducing the burden of the debt on the company by decreasing the interest rate or increasing the time of payment। ये किस तरह से काम करता है? पर्टिकुलरली ये कंपनी पे और काम करता है बाय डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, कम कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे टाइम को रीपेमेंट के लिए, तो वो होगा कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में। नेक्स्ट है कि इसमें मिशन इंद्रधनुष 2015 में आया था, गवर्नमेंट द्वारा वो लॉन्च करा गया है। तो इसमें जो A to G है वो भी हमें ध्यान रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। A फॉर अपॉइंटमेंट, B फॉर बैंक ब्यूरो, बोर्ड ब्यूरो, C है कैपिटलाइजेशन, D स्ट्रक्चरिंग, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड है गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो A to G हमें मिशन इंद्रधनुष 2015 में आया, गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, वो भी इस तरह से हमें ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनेबल बैंक कस्टमर टू यूज मोबाइल इंस्ट्रूमेंट एज ए चैनल फॉर एक्सेसिंग देयर बैंक्स अकाउंट एंड रिमिट फंड 24/7। बी ऑप्शन है मेकिंग पेमेंट सिंप्लीफाइड जस्ट विथ द मोबाइल नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी। थर्ड है टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द फुल रेंज ऑफ मोबाइल बेस्ड बैंकिंग सर्विस। डी ऑप्शन है टू क्रिएट कॉम्पिटिशन विथ NEFT एंड RTGS। तो उसका राइट आंसर है ए। तीनों चीज़ सही है, A, B and C, बट डी जो कॉम्पिटिशन NEFT एंड RTGS में कॉम्पिटिशन वाला, ये आंसर सही नहीं है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस में नाम से ही पता चल रहा है कुछ चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें थोड़े बहुत तो ध्यान होती ही है। तो 1, 2 and 3 A, B and C राइट है, और NEFT एंड RTGS के बीच में कंपटीशन करवाना ऐसा कोई इंटेंशन IMPS का होता नहीं। NEFT एंड RTGS के बीच का डिफरेंस हम थोड़ा देख लेते हैं। फुल फॉर्म तो मेन है, NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS का है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मिनिमम ट्रांसफ़र लिमिट कितनी है? NEFT में 1 रुपीज़ है, जबकि RTGS में 2 लाख रुपीज़ है। मैक्सिमम ट्रांसफ़र लिमिट कितनी है? डिपेंड ऑन द बैंक कि कौन कौन से कितनी है। मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है NEFT में? 10 लाख रुपीज़, जहाँ पे RTGS में कोई लिमिट होती नहीं है। कैन बी डन ऑफलाइन, तो यस, बाय विजिटिंग अ बैंक ब्रांच अप टू 50,000 यूजिंग कैश एंड अबव 50,000 विथ चेक। जहाँ RTGS में तो कैश नहीं है, सिर्फ चेक से ही हो सकता है, तो ये ध्यान रखता है। NEFT में 50,000 तक कैश कर सकते हैं बैंक में डायरेक्ट विजिट करके, एंड 50,000 से अबव है तो चेक के थ्रू, जबकि RTGS में सिर्फ चेक ही अलाउड है। फंड ट्रांसफ़र स्पीड कितनी है? और 2 आवर्स बोला गया है यहाँ पे, एंड यहाँ पे इमीडिएट हो जाता है RTGS में। सेटलमेंट टाइप कौन सा है? तो ग्रुप NEFT का ग्रुप टाइप है, मतलब हाफ आवर में होता है, आधे घंटे का उसका टेन्योर होता है कि 4 बजे करा है तो 4:30 बजे उसका सेटलमेंट हो जाएगा, 4:30 बजे है तो 5 बजे, मतलब हाफ आवर में होता है। जब RTGS में 1 to 1 हो जाता है। सर्विस टाइम बोला गया है मंडे टू सैटरडे है, एंड ऑब्वियसली 2nd and 4th सैटरडे ऑफ होता है। टाइमिंग है मॉर्निंग 8 to 6:30 PM। हॉलीडेज़ वगैरह इसमें अनअवेलेबल है। ट्रांजैक्शनल चार्जेस बोले हैं, तो चार्जेस भी आप एक बार देख लीजिएगा कि कितने चार्जेस लगते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
Statement: Monetary policy cause a deliberate changes in government revenue and expenditure with a view to influence the price level and quantum of national output. Statement 2 है fiscal policy. Fiscal policy regulate the money supply and the cost of availability of cash. Monetary policy एंड फिजिकल पॉलिसी, ये दोनों स्टेटमेंट को आप इंटरचेंज करा गया है, इसलिए दोनों के दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो बोथ आर इनकरेक्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करता है मनी सप्लाई एंड कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी को, फिजिकल पॉलिसी नहीं करती है, जबकि मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी क्या करती है, डेलिब्रेट चेंजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को फिजिकल पॉलिसी देखती है। तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कहा गया, इट इज़ अ फाइनेंशियल डेफिनेशन में फाइनेंशियल टूल है इसका यूज बाय द सेंट्रल बैंक रेगुलेशन द फ्लो ऑफ मनी एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी, जबकि फिजिकल कौन सा टूल है, फाइनेंशियल टूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, तो यही है सेंट्रल बैंक के लिए ऑफ इकोनॉमी के लिए ये मैनेज करती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इकोनॉमी मैनेज करते हैं। मेज़र किस तरह से होता है, इट मेज़र द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल फॉर लेंडिंग मनी इन द इकोनॉमी, कितने परसेंटेज रेट होना चाहिए बैंक वगैरह का, तो वो मेंटेन करती है मॉनेटरी पॉलिसी। जब फिजिकल पॉलिसी मेजर द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस ऑफ द इकोनॉमी। फोकस एरिया कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी को मेंटेन करना है और फिजिकल में ग्रोथ करना है इकोनॉमी का, ये पॉइंट आपको ध्यान ज़्यादा रखना है। फिर है इम्पैक्ट ऑन एक्सचेंज रेट improve when there is a higher interest rate, there is no impact on exchange rate पे फिजिकल पॉलिसी इंटरनली गवर्नमेंट कंट्री के लिए बना रही है तो उसका एक्सचेंज रेट के साथ कोई लेना देना नहीं है। टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, जबकि फिजिकल पॉलिसी डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक टारगेट। इम्पैक्ट क्या होगा, मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दी बोरोइंग इन द इकोनॉमी एंड फिजिकल पॉलिसी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दी बजट डेफिसिट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाउसिंग बैंक was established in 1987 as a wholly owned subsidiary of which of the following। 1987 में नेशनल हाउसिंग बैंक इस्टेब्लिश हुई, किसकी थी, हॉली ओन सब्सिडरी, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आरबीआई, इसका आंसर है थर्ड आरबीआई राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। आरबीआई के जो फुली ऑन सब्सिडरीज है वो हम एक बार देख लेते हैं, इस तरह से क्वेश्चन भी बन सकता है। तो फर्स्ट है डिपॉजिटरी इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DICGC, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, फिर है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड नेक्स्ट है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस। तो एक करके फटाफट इसको भी देख लेते हैं। और DICGC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1978 में, 1978 में उसका हेडक्वार्टर है मुंबई, फॉर्म बाय मर्जिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस DIC एंड CGCI का मर्ज करके उसको बनाया गया है। एंड DICGC वो इस्टेब्लिश फॉर प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड गारंटी क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। तो इसका ये एक काम है, वो भी आपको देखना है। फिर नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, उस कब इस्टेब्लिश हुई 1995 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। टू प्रेस मैनेज होती है मैसूर कर्नाटका एंड सेल्बोनी इन वेस्ट बंगाल, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इस्टेब्लिश हुई 2016 में एंड वो क्या करता है, तो डिलीवर्स एंड मैनेज IT प्रोजेक्ट्स ऑफ RBI। फिर नेक्स्ट है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, इट इज़ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेसिडर्स ऑफ द IRDA एक्ट 1999, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, द मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963 और द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991।
तो जो एक्ट है IRDA एक्ट, उससे पहले कौन सा एक्ट था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो उससे पहले था इंश्योरेंस एक्ट 1938। The Insurance Act 1938 provide comprehensive regulation of the insurance business in India. It created the powerful supervisory authority in the control of the insurance, which had the power to direct, advise, investigate, inspect, search, seize, register and liquidate insurance companies. तो वो ये सब हुआ। उसमें क्या हुआ, 1993 में ये आया इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यू टू एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री and to recommend the changes to make it more competitive and efficient. Appointed to committee under the chairmanship of the former governor of Reserve Bank of India. किसकी हाजिरी में हुआ था, R.N. Malhotra. The committee submitted its report in January 1994. In 1999, the BEL title is Insurance Regulatory and Development Authority. Bill 1999 was introduced in the Parliament after discussion and debate. The bill become an act now. तो फिर एक्ट बन गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA एक्ट 1999। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसके रिकमेंडेशन से हुआ था, तो सर R.N. मल्होत्रा। और कब आया था, तो 1999 में। आई होप सो इतना आपको सबको क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट पार्ट 2 के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।